गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आज चूंकि बहुत दिनों के बाद हम आज रिकॉर्डिंग वीडियो आपको क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर हम लाइव क्लास ही लेते हैं, पर आज थोड़े से नेटवर्क इशू है, इसीलिए आज रिकॉर्डिंग क्लासेज आप लोगों के सामने लाना पड़ रहा है। तो हम लाइव क्लास वाले बच्चों से माफ़ी चाहेंगे कि इस टॉपिक को हम लाइव में नहीं ले पा रहे हैं। पर शेड्यूल ना बिगड़ जाए, सीरियल ना टूट जाए, सीक्वेंस ना बिगड़े, इसीलिए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे के क्लास में जो सीख रहे थे वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में या बहुत तरह के जितने भी क्रिस्टल सॉलिड थे उन क्रिस्टल सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में सीख रहे थे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस किए थे कि जनरली क्या फीचर होता है, जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने कहा था कि जितने भी क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं वो जनरली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला क्या होता है? पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा जो है उसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। अगर आपको याद हो तो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में बड़े डिस्क्राइब से बनने की बहुत बेसिक तरीके से हम चर्चा करना शुरू किए थे। और उसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़े और मॉलिक्यूलर सॉलिड के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे में सॉलिड CO2, सॉलिड या आयोडीन, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कहते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं और ये जाके क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में इसके जो कॉर्नर है, इसके हर कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स है तो ये इस तरह से इनकी क्या होती है, एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर बनती है। और ये जितने बाइंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं आपको बता दें, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में, ये जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बाइंड जोड़ते हैं वह होता है वंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे जोड़ते हैं? ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हैं। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनकी बॉन्ड जो होती है काफी कमजोर होती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है काफी कमजोर होती है। और इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि जहां पे मतलब कि ऐसा रिश्ता, हमने कल भी बोला जब पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो आप हमने कहा था कि आपको वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना हो तो आप अपने क्लास के उस दोस्त के बीच की बाइंडिंग आप समझ लीजिए। जैसे में आपका कौन सा दोस्त जो आपकी क्लास में पढ़ता है और वो दोस्त जो है आपके आगे पीछे बैठता है पर आपसे उसकी कोई दोस्ती नहीं है। हाँ भाई, क्लास में 40 50 60 70 100 150 बच्चे होते हैं तो जरूरी थोड़े है कि सारे बच्चों से दोस्ती हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सबसे दोस्ती होती है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो उनकी सारे लोगों से दोस्ती नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जिन पर खुश खास खास लोगों से उनकी दोस्ती होती है। लेकिन बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ने से दोस्ती नहीं होती है, बाकी सब चीज से दोस्ती होती है। और क्लास के बेंच से लेकर टेबल तक, और बच्चों को तो पूछो मत, हर बच्चे से उसकी फ्रेंडशिप होती है। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो आप पढ़ने वाले हो और अगर आपके क्लास में अगर कोई बच्चा है जिनको आप जानते कम हो और उनके बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होगी, काफी कमजोर होगी। कभी मिल गए तो हाँ हाय हेलो हुआ, जान पहचान हुआ। अब हम ही जैसे में 12th में पढ़ते थे और उस समय के अगर बच्चे हमें मिले तो हमें खुद नहीं याद रहता है। 4 5 बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में हैं तो वो लोगों को पता है कि हाँ वो लोग हमारे साथ पढ़े थे। बाकी किसी के बारे में नहीं आइडिया होता है कि कौन कहाँ है, कैसे है, किस तरह से है, कोई पता नहीं चलता। तो वही सिस्टम है कि
ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में जब मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो होती है काफी कमजोर होती है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, तो ऐसे कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वह किसी भी डायरेक्शन में होती है। और उनके चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो नहीं होती है। इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी काफी कम होता है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का वेपर प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और वेपर डेंसिटी इसकी कम होती है। तो ये सारी चीजें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात हमारे पास आया था, हमने कहा था दूसरा सॉलिडों में सबसे मजबूत सॉलिड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड में सबसे मजबूत सॉलिड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। हमने कहा कि आयनिक सॉलिड उस तरह के सॉलिड होते हैं, सच टाइप ऑफ द सॉलिड इन विच द आयनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह के? आयनिक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे में आपका ये NaCl है, KCl है, ठीक है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो। क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और उस तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे में अगर सपोज करो कि हमारे पास ये NaCl है, क्या है हमारे पास? NaCl है, और NaCl का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो ऐसे कंडीशन में Na कहां होगा? इसके एक लोकेशन पर अगर Na है, इस लोकेशन पर Cl है, फिर इस लोकेशन पर Na होगा, इस लोकेशन पर Na होगा, इस लोकेशन पे क्या होगा? Cl होगा, इस लोकेशन पर Cl होगा, इस लोकेशन पर Na होगा, और इस लोकेशन पर क्या होगा? Cl होगा। मतलब हर बाइंडिंग जो होगा, हर बॉन्ड जो होगा एक दूसरे से क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन के साथ जुड़े रहते हैं। और जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो ये जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं। और जब इनकी मजबूती काफी बढ़ जाती है तो यहां पर क्या होगा कि इनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा होगी। और जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब ज्यादा होगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ये जो होते हैं इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, चूंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो थोड़े से पाए जाते हैं, इसीलिए यह पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इन सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग पीछे की क्लास में सीख चुके थे। आज हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम आपको आज के जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट? तो हमने अगर आपसे पूछोगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात यहां पे कैसे आ गई, तो आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, उससे पहले जब हम वॉइड पढ़ा रहे थे जहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, वहां भी पढ़ाने के दौरान हम आपको कुछ चीजें बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो भी वॉइड का निर्माण होता है वो वॉइड स्फीयर के घेरने से बनते हैं। अगर हम गलत ना हो तो उसको हम ऐसे समझाते हैं। देखो बेटा, जो अभी की जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि अगर ये वॉइड है, अगर इस वॉइड के इस तरह ये स्फीयर है ए और बी और 3 स्फीयर, चौथा स्फीयर सी है, और इस स्फीयर के बीच में जो ये स्पेस दिखाई देता है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोले थे? वॉइड कहते। ठीक है, अभी जो वॉइड होता है ये जो है
इनका शेप जो होता है वह या तो टेट्राहेड्रल होता है और नहीं तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो शेप इनके टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, तो ये डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करेंगे। अब ये जो स्फीयर होते हैं और ये जो वॉइड बीच में बनता है, इनके बीच में क्या होता है कि कितने वॉइड से मिलकर, कितने स्फीयर से मिलकर ये वॉइड बनते हैं। ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी स्फीयर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड। बस समझ में आ रहा है? जितने, मान लीजिए यहां पर कितने स्फीयर हैं, आपके 4 स्फीयर मिले हैं और 4 स्फीयर मिलकर क्या कर रहा है, एक वॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक वॉइड के फॉर्मेशन में कितने स्फीयर मिले, 4 स्फीयर मिले। और ये 4 स्फीयर जो मिल जाते हैं ना, मतलब कि एक, अगर सपोज करो कि कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर एक वॉइड जो है यहां पर, अगर ध्यान समझना, एक वॉइड जो कि पॉजिटिव वॉइड है, सपोज करो कि यहाँ के चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मान लो NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl है तो Na+ और क्या Cl- होगा। समझ में आ रहा है? तो जो ये Na+ है, इसके साथ यहां पर 4 अलग अलग वॉइड जो है वो अटैच्ड है, जो माइनस है। आली बात समझ में? तो कहा कि इस जो वॉइड है, इस वॉइड के चारों तरफ जितने नए स्फीयर बनते हैं ना, उसी नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे कि द नंबर ऑफ स्फीयर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ वॉइड, दैट नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। अगर एक वॉइड है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो या वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो, तो अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर में वॉइड की जो जितने भी स्फीयर का संख्या होता है, मतलब कि एक सेंट्रल वॉइड से जितने स्फीयर जुड़े हुए रहते हैं, या जितने नंबर ऑफ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज जुड़े हुए रहते हैं, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आई बात समझ में? तो अगर मान लीजिए कि जो संख्या हमारे पास है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो चार्ज हमारे पास मिलते हैं, कितने चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि स्ट्रक्चर जो है दूसरे से पैक्ड है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम इसको मिटाकर एक बेसिक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है? अगर याद हो तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर जो है आपके 4 स्फीयर जो है वह पड़े हुए हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। तो अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो पॉजिटिव है उसके रेडियस को हम R पॉजिटिव कह दें, कर सकते हैं, और जो नेगेटिव है उसके रेडियस को, तो रेडियस जो पॉजिटिव है उसको, रेडियस को हम लोग R पॉजिटिव कहते हैं। रेडियस पॉजिटिव चार्ज, रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वाले को हम लोग कहते हैं R नेगेटिव, रेडियस ऑफ क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स का रेडियस को R- बोल दिए और पॉजिटिव वाले को हम R+ कह दिए, और दोनों की रेशियो निकाले तो R+ R-। अगर आपको याद हो तो हम लोग पीछे की क्लास में सीखे थे कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसी स्थिति में R+ और R- जो हमारे पास स्फीयर, एक रिलेशनशिप निकाले थे, अगर याद हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था तो R = 0.414 कैपिटल R पढ़े थे। कैपिटल R क्या था यहां पर, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल r क्या था, रेडियस ऑफ वॉइड। याद है आपको? यहां पर R अपॉन कैपिटल R = 414, R क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ वॉइड, और ये R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। चलेगा? अगर टेट्राहेड्रल वॉइड था तो आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में R अपॉन R, या यहां से R = 0.225 कैपिटल R, या R अपॉन R = 0.225। चलेगा? तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या है
कि यहाँ पे स्मॉल आर, अच्छा बताओ रेडियस ऑफ वाइड, रेडियस ऑफ वाइड क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम आईसी को नहीं लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये आर क्या है, स्फीयर है, ये स्फीयर है, लिख सकते हैं नहीं, रेडियस ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही तो है आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। ठीक है, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव की वैल्यू होती है 0.414। अगर ये वैल्यू आपस में बिल्कुल बराबर है, आपस में वैल्यू ये बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, स्टेबल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, नॉट इंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट का नाम सुनकर तो दांत निकल जाता है, दिल में गार्डन गार्डन, मैंने दिल दम गार्डन गार्डन हो जाता है, मन में बतासा लड्डू सब फूटने लगता है। एंगेजमेंट, बड़ी जल्दी है तुम लोग एंगेजमेंट, नॉट एंगेजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेबल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसमें, और इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 होता है। अगर याद होगा तो हमने कहा था कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो उसका जो अरेंजमेंट होता है वह कुछ इस तरह का होता है, और यहां पे 6 स्फीयर आपस में मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 0.414 स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जैसे जैसे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती है, साइज बढ़ेगा, तो अगर सपोज करो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर आर यहां पर मान लीजिए, इसके 2 चांसेस हो सकते हैं, एक क्या कि आर प्लस अपॉन में आर माइनस, इसकी वैल्यू अगर क्या हो, बड़ा हो, किससे, 0.414 से। यही क्वेश्चन है आईआईटी का, ध्यान रखिएगा, आईआईटी वालों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पूछे थे, कि कहा था कि अगर स्ट्रक्चर जो है और दिए गए कॉम्प्लेक्स में इनकी वैल्यू कर दिया था कि r प्लस r माइनस इज ग्रेटर देन 414, देन हाउ मेनी, देन कॉम्प्लेक्स हैविंग हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर, देन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। मतलब अब एक पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है क्या कर बढ़ गई, अब स्फीयर जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अनस्टेबल अरेंजमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल अरेंजमेंट होते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 होता है, रट जाना। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 8 होता है। लेकिन अगर यही रेडियस की वैल्यू अगर कम हो जाए, ध्यान रखेंगे, अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.414 से छोटा हो, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो होंगे और छोटे हो गए, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वह बिल्कुल बड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये नहीं कि वो बड़ा छोटा हो जाएगा, सब बराबर होंगे। हमारा मार्कर है, थोड़ा सा गोला जो है अंडा अलग अलग हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर r पॉजिटिव r नेगेटिव की वैल्यू लेस देन 4.41 है, तो ये भी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, अनस्टेबल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो याद रखेंगे कि जो स्टेबल, अब इस तरह के जो अरेंजमेंट मिलता है ये स्टेबल कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। ये जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है ये जनरली स्टेबल टेट्राहेड्रल है, स्टेबल टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जनरली स्टेबल बीसीसी अरेंजमेंट होते हैं, स्टेबल बीसीसी अरेंजमेंट होते हैं, या बीसीसी स्ट्रक्चर होते हैं। आई बात समझ में। तो याद रखेंगे कि अब R पॉजिटिव और R नेगेटिव की वैल्यू पर भी डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है, कि अगर R पॉजिटिव R नेगेटिव की रेशियो, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस रेशियो। क्या बोलते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, रेडियस रेशियो। तो यही टॉपिक है रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो किसे कहते हैं, रेडियस रेशियो होता है कि
रेडियस ऑफ वर्ड इज टू रेडियस ऑफ स्फीयर। वर्ड और स्फीयर के बीच का जो रेडियस का रेशियो होता है, या रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हैं स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर और रेडियस ऑफ नेगेटिव स्फीयर। जो कि जो वर्ड होता है वो भी जनरली एक तरह के आप टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, या वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। लेकिन हम जनरली जब रेडियस की बात करते हैं तो सीधा हम लोग कहेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड क्या, रेडियस रेशियो। इसको हम अगर डिफाइन करना हो, अगर इसको डेफिनेशन के माध्यम से प्रूफ करना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो, तो क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटआयन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव की प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा कि क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। तो इसीलिए आपको एक काम करते हैं, हम आपको एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, चार्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप दुकान पे जाकर और चाट की दुकान पे जब पहुंच के, या जब चाट आपको खाने का मन करता है, तो जब आप खाना शुरू करते हैं और मार तीखा कराते रहते हैं, ठीक है, तो कुछ उसी तरह की अरेंजमेंट हम आपको यहां पर एक बना देते हैं, जहां से आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। उसको आपको क्या करना होगा, रट जाइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में रेडियस के रेशियो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम बहुत आसानी तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तीखा हो या कड़वा हो, रट जाइएगा, बहुत काम का चीज है, एग्जामों में कई बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक डब्बा बना लीजिए, एक तरफ लिखिए रेडियस रेशियो, मतलब आर पॉजिटिव अपॉन में, कैपिटल नहीं होता स्मॉल होता है, आर पॉजिटिव अपॉन में आर नेगेटिव। दूसरा लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तीसरे भाग में लिख लो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। चौथे पार्ट में लिख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दो करा देते हैं, एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल तो एग्जाम के लिए खास होता है, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, यही सब तो चीजें पूछे जाते हैं ना। एग्जाम्पल दे देगा, बताओ MgCl का क्या होता है, दे देगा B2O3, बहुत बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन, बोरन ट्राइऑक्साइड B2O3 आए दिन एग्जाम पूछा था, बताओ B2O3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, याद रहेगा तब तो बताएंगे। बताओ NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, हाँ गुरुजी NaCl पढ़ाए तो थे, क्या पढ़ाए थे यार, याद ही नहीं है। तो वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको फुलफिल प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि यस आई कैन डू। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 0.515 से लेकर 0.225 तक है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 3 होता है, और वह प्लेनर ट्राइंगुलर शेप का होता है, प्लेनर ट्राइंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपको याद रखने के लिए जितने भी ट्राइऑक्साइड बनते हैं, खास करके जैसे में बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3, बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद 0.225 से लेकर 0.414 तक ऐसे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 4 होता है। और आपको पता ही है कि जिसका 4 होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आपको एग्जाम्पल भी याद होगा, जिसका एग्जाम्पल होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, अब 0.414
414 से लेकर और इसकी संख्या आप लेके चले जाओ 0.√3 के 0.732 तक। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 होता है और शेप जो होता है वह ऑक्टाहेड्रल होता है, एग्जाम्पल में NaCl। ठीक है, और इसके बाद 0.732 से लेकर 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC अरेंजमेंट होता है, एग्जाम्पल में लिख लो सीजियम क्लोराइड CSCl, या खासकर अच्छा सीजियम क्लोराइड लिख लो, अच्छा एग्जाम्पल है CSCl। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बताया इस टॉपिक से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, है ना, बड़ा क्रिटिकल बात। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कैसे बनते हैं। चलो इसको बनाओ जल्दी से। बना लिए, चलिए अब आपको हम इसका न्यूमेरिकल बताते हैं कि कैसे इस टॉपिक पर भी न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अ सॉलिड A प्लस B माइनस, अ सॉलिड, क्वेश्चन लिखो, अ सॉलिड A प्लस B माइनस, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया A प्लस B माइनस हैज NaCl। आपको पता है A प्लस और B माइनस होगा तो कैसा होगा, NaCl होगा, हैज टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, NaCl हैज या NaCl क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। इफ द एनायन हैज अ रेडियस, इफ द एनायन हैज अ रेडियस, कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू हम देते हैं 241.5 पिकोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैटायन, व्हाट विल बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन। एनायन का रेडियस दे दिया गया है और कैटायन का रेडियस पूछा गया। ठीक है, अब पूछा जाता है कि कैन अ कैटायन C प्लस, लो इसमें एक और क्वेश्चन है, कैन अ कैटायन C प्लस हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर, हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर be fitted into tetrahedral void, be fitted into tetrahedral void, tetrahedral void या tetrahedral hole of the crystal। tetrahedral void को ही हम लोग ध्यान रखेंगे, होल जहां टर्म आता है ना उसको हम लोग void ही कहते हैं। tetrahedral void या tetrahedral hole of the crystal A plus B minus। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, एग्जामों का बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के। क्वेश्चन दिया कि अगर मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है A प्लस और B माइनस जो NaCl टाइप का है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। पहले ये बोल दिया कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज पैकिंग है। और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि जहां क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपका टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है ना रेडियस का रेशियो, तो कहा कि अगर, तो यहां पर कैटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस दे दिया गया, कैटायन का पूछा है, तो आपको तो बेसिक कंसेप्ट पता है अच्छे तरीके से कि R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू 0.414, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। जो कि NaCl है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कर दिया, NaCl, अभी हम इससे पहले चार्ट बनवाया था,
उसमें पहले कहा था कि NaCl जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं और उसका रेडियस की वैल्यू 0.414 होता है। हमने रेंज दिया ना 0.41 से लेकर 0.732 तक एक रेंज दिए थे। लेकिन इससे पहले हमने सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल के रेडियस जितने भी होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ये सारे के सारे रेडियस जो होते हैं वो एग्जैक्ट 0.414 के बराबर होते हैं। लेकिन अगर वो टेट्राहेड्रल होता तो उसका वैल्यू जो होता है 0.414 से जो होता वह क्या होता है? बड़ा होता है, और ऑक्टाहेड्रल का में 0.414 से छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि R प्लस और R माइनस इक्वल टू 414 आपका क्वेश्चन में दे चुका है। तो अब जरा बताना, यहां से रेडियस ऑफ क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ कैटायन, तो R प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू R माइनस लिख सकते हैं, और R माइनस की वैल्यू कितना है? 0.414 इंटू 241.5 पिकोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है करीब करीब 99.98 पिकोमीटर, जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड है, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक है, अब जरा बताओ, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन जो होगा, जो रेडियस निकलता है, ये हो गया आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन। ये कैटायन की रेडियस आ गई। अब जरा बताओ, अगला पार्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर C है, ठीक है, अब C को क्या किया जाता है कि उसमें हम करते हैं, इंडिप करते हैं, किसमें? अब यहां तक तो हमारे पास समझ में आ गया, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अब हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर इज ए टेट्राहेड्रल। अब अच्छा पूछता है कि बताओ कि अगर सपोज करो कि एक कैटायन है जो C है, ध्यान रखिए कैटायन है C, वो रेडियस दिया गया है कि उसमें क्या है कि क्या इतना रेडियस उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा? एक कैटायन, कैटायन C प्लस हैविंग अ रेडियस ऑफ 150 मीटर फिटेड इनटू द पिस्टल, कह रहा है कि क्या उसके अंदर ये फिट हो जाएगा? तो सबसे पहले निकालो कि मैक्सिमम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या निकालेंगे पहले? मैक्सिमम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल, क्योंकि किसकी पार्ट में? टेट्राहेड्रल की बात किया है। फाइन, फिटेड इन द टेट्राहेड्रल होल। अब टेट्राहेड्रल के लिए निकालते तो क्या होता है? आपको रेंज हम बताए थे, मैक्सिमम ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम रेडियस निकालना पहले, मिनिमम नहीं, क्योंकि मिनिमम जो होता है वो 0. टेट्राहेड्रल का आप रेंज अगर याद होगा तो हमने कहा था कि कितना रेंज होता है? 0.225 से लेकर टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल का रेंज होता है 0.225 से लेकर 414 तक होता है। ठीक है, तो जब रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0.225 इंटू क्या? R माइनस। जब इसकी वैल्यू यहां पर क्या करोगे? पुट करो। अब R माइनस की वैल्यू आप निकाल लिए हो कितना? 0.414। वैल्यू कितना निकालो इसका? 0.414। अब जैसे 0.414 यहां रखोगे तो कितना निकल कर आएगा? 0.225 इंटू कितना दिया गया है? 415। ये चूंकि हमारे पास ऑलरेडी एक है नेगेटिव की वैल्यू, एनाइन का वैल्यू दिया गया है, हम कैटायन का निकाल लेंगे। यहां से हमारे पास वैल्यू आता है 54.3 पिकोमीटर। अब जरा बताना, ये 54.3 पिकोमीटर आ गया यहां पर। ठीक है, तो ये जो निगेटिव है वो कहां है? निगेटिव की साइज क्या है? बड़ी है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? साइज में छोटा है। अब जरा बताओ कि क्या वो स्लिप कर जाएगा? क्या वो उसके अंदर फिट हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है, क्या उसके अंदर फिट हो जाएगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कंसेप्ट में आपको हमने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि टेट्राहेड्रल जब वॉइड होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि निगेटिव चार्ज बड़े होते हैं। जरा बताना, निगेटिव चार्ज जो है ये है और पॉजिटिव ये है। तो जरा बताओ, जो ये हमारे पास वैल्यू आया 54 और यहां पे कह रहा है कि ये 50 रेडियस का है, तो 50 रेडियस के अंदर क्या करेगा? आसानी से उसके अंदर, क्योंकि साइज क्या है? बड़ा है। भाई निगेटिव चार्ज की साइज अगर छोटी होती तो क्या होता? अगर ये जो चार्ज हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर क्या होता है, जो वॉइड का रेडियस होल निकाला गया, इसकी साइज अगर छोटी होती तो उसके अंदर वो शिफ्ट नहीं होता, भाग जाता आराम से। समझ में आ रहा? अगर जो रेडियस होता, अगर ये रेडियस की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर ये रेडियस की वैल्यू
अगर 50 से कम होता, जो मान लो ये हम इसको x मान लें, अगर ये x की वैल्यू 50 से कम होता, x की वैल्यू 50 से कम होता तो ये शिफ्ट नहीं करता, लेकिन इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है, इसीलिए आसानी से क्या करेगा, उसके अंदर ये फिट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आसानी से उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये फिट कर जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो है आप अपने लिए लिख लो होमवर्क के रूप में। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बताना, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। और एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसको आप बनाकर और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना जल्दी आप देखेंगे वीडियो उतना जल्दी बताइएगा, ताकि हम बाद में फिर उस आंसर को हम क्या करेंगे, इसमें अपलोड कर देंगे। लिखिए, प्रिडिक्ट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, प्रिडिकेट द, क्वेश्चन लिखिए, प्रिडिकेट द closed pack structure of an ionic compound A plus B minus, in which the radius of cation is 148 picometer and the radius of anion and the radius of anion 195 picometer. What is the coordination number of the cation? What is the coordination number of cation? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपको R पॉजिटिव और R नेगेटिव का रेशियो निकाल देना, और R पॉजिटिव और R नेगेटिव का रेशियो निकालोगे और निकालने के बाद जो चार्ट दिए है ना, उसी के क्या करना, उससे मैच करा देना, और मैच कराने के बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता देना और उसका कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो भी बता देना। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तो फिर हम आगे की कई नई कहानी सिखाएंगे, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका रॉक सॉल्ट के बारे में, रॉक सॉल्ट जो है जिसको NaCl का स्ट्रक्चर है, उसकी पैकिंग कैसे होती है उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।